Hello, my dear students. Welcome to the Arbitration and Conciliation Act 1996. And as you all know that we are now towards the end of the syllabus of this act. This act is very, very important. Your Delhi Judiciary exam is also near. And before that, my target was to complete this act, and we have successfully achieved that target. So today's topic is about the grounds and the limitation to set aside an award. जो एक अवार्ड आर्बिट्रेशन द्वारा पास किया जाता है, उस अवार्ड को किन ग्राउंड्स पर आप सेट असाइड कर सकते हो, मतलब उस अवार्ड का रिजल्ट या कंक्लूजन जो आएगा, आप चाहते हो कि आप उस अवार्ड को सेट असाइड करना चाहते हो, तो वो ग्राउंड्स कौन से होंगे, वो ग्राउंड्स प्लस द लिमिटेशन पीरियड। जो लिमिटेशन पीरियड होता है मीन्स कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको वो अवार्ड सेट असाइड करना है, या एप्लीकेशन उस लिमिटेशन के सेट असाइड अवार्ड करने की जो एप्लीकेशन उसको कितने टाइम के अंदर अंदर एप्लीकेशन को फाइल करना है, दैट इज वी आर गोइंग टू नो अंडर दिस सेशन, limitation and the grounds, and these two things are given in the section 34 clause 2 clause b and section 34 clause 3. I hope you will listen it carefully. You can make your own notes also, but आपको मेरे साथ syllabus complete करना है. So let's start, students, with the very first topic, that is section 34 clause 2 clause b first part. What it says, it is about dispute not arbitrable. राइट ऐसे डिस्प्यूट्स जो कि आर्बिट्रेबल नहीं है, मीन्स ऑल्दो दे आर पास्ड बाय द आर्बिट्रेशन एक्ट, बट इनको आप फर्दर सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो. तो व्हाट आर दीज, दैट द मैटर्स इन द डिस्प्यूट, ऐसे मैटर्स जो डिस्प्यूट के हैं, दे कैन बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन. आप उनको आर्बिट्रेशन के लिए डालते हो, बट अगर वो डिस्प्यूट इज नॉट आर्बिट्रेबल, अगर वो डिस्प्यूट ऐसा है जो कि आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता था या आर्बिट्रेबल नहीं था, देन दैट अवार्ड विल बी सेट असाइड. फिर आप उस अवार्ड को सेट असाइड करोगे ही करोगे. ओके तो यहां पर मेन रीजन क्या दिया गया है, दैट इज, स्टूडेंट्स लिसन इट केयरफुली, दैट इफ द मैटर जो कि आपने आर्बिट्रेशन में रेफर किया है, बट अगर वो डिस्प्यूट ऐसा था कि जो आर्बिट्रेबल नहीं हो सकता, देन द अवार्ड आफ्टर ऑफ पासिंग दैट मैटर, इट विल बी सेट असाइड. राइट, नेक्स्ट थिंग व्हाट दिस सेक्शन clause 2 clause b first clause further says, that where the law has given dash to determine, law has given the jurisdiction, जहां पर लॉ ने खुद से jurisdiction दी है कि ये पर्टिकुलर मैटर कुछ ऐसे हैं जो कि उनको स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स ही सुन सकती हैं, या स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल में ही वो मैटर जाएंगे. उन मैटर्स को आर्बिट्रेशन या उनकी सुनवाई या उन मैटर्स के लिए हियरिंग जो भी होगी वो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में ही होनी है. देन क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ दैट मैटर बाय अदर ट्रिब्यूनल, अगर कोई और ट्रिब्यूनल उस मैटर को आर्बिट्रेट करेगी या मैटर को सुनेगी, वो उससे खत्म हो जाएगी, एक्सक्लूडेड है. ओके जिस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल के लिए लॉ ने वो चीज पास करी है, वो मैटर जिसके लिए रखा है, वही ट्रिब्यूनल उसको सुनेगी. ऑल अदर ट्रिब्यूनल्स आर एक्सक्लूडेड. राइट स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गिविंग यू फर्दर सर्टेन एग्जांपल्स जिससे आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा. इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, ये आर्बिट्रेशन में नहीं होती, इनके लिए आपको सेपरेट ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है. मैटर्स ऑफ पब्लिक राइट, ओनली जो मैटर्स प्राइवेट राइट के हैं, प्राइवेट पार्टीज को जो हार्म कर रहे हैं, आप उनको सिर्फ आर्बिट्रेशन में लेकर जा सकते हो. फर्दर कोई भी मैटर आर्बिट्रेशन में नहीं जाएगा अगर वो पब्लिक राइट को हार्म कर रहा है. जेन्युइननेस ऑफ अ विल, अगर आपको किसी विल की जेन्युइननेस जाननी है, वो भी मैटर आपको आर्बिट्रेशन में देना है. रिवोकेशन ऑफ प्रोबेट से रिलेटेड मैटर. देन इज प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ये भी, इसको भी कौन हैंडल करते हैं, कंपनीज ट्रिब्यूनल एक्ट. जो कंपनी के रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, वही इस चीज को देखती हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्जियन, ये सब आपके कहां पर हेल्ड होते हैं, फैमिली ट्रिब्यूनल्स में, फैमिली कोर्ट्स में. तो आप इनको नॉर्मल आर्बिट्रेशन में हेल्ड नहीं कर सकते. एक्सेप्शंस ये हैं बच्चे, ये एक्सक्लूड आपको करनी ही है. राइट स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, next part of this section is, this is section 34 clause 2 clause b and the second part. second clause क्या कहता है, fraud and corruption.
अगर कहीं भी मैटर में किसी भी अवार्ड में आपको ये दिखता है कि यहाँ पर एलिमेंट ऑफ फ्रॉड या करप्शन प्रेजेंट है, तो भी आप उस अवार्ड को हटा सकते हो। एक तो आपने ये देख लिया कि जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं होती है, जो मैटर आर्बिट्रेबल नहीं है, उनको आप सेट असाइड कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग क्या कहते हैं सेक्शन 34 कि जिस मैटर्स में आपको फ्रॉड या करप्शन का एलिमेंट दिखे आप उनको भी हटा सकते हो। जैसे कि क्या बोला गया, एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रेबल अवार्ड कैन बी मेड इफ अवार्ड इज इन डैश विद द पब्लिक पॉलिसी। अगर आपको ये लगता है कि कोई अवार्ड जो कि पास किया है आर्बिट्रेशन ने और वो अवार्ड क्या है विद पब्लिक पॉलिसी के साथ कंफ्लिक्ट में आ रहा है, पब्लिक पॉलिसी को हार्म कर रहा है, पब्लिक पॉलिसी की जो वैल्यूज है, मोरल्स हैं, उनके अगेंस्ट है, तो आप एप्लीकेशन फॉर सेट असाइड डाल सकते हो। लाइक एन अवार्ड ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड एंड करप्शन, अगर कोई अवार्ड फ्रॉड एंड करप्शन के द्वारा आपने लिया है, सपोज कीजिए ए और बी पार्टी थी और ये आर्बिट्रेशन के लिए सी आए हैं, थर्ड पर्सन, ये इनके बीच के फैसले को सुनेंगे। अब ए ने क्या किया, करप्शन के साथ सी को पैसे दिए और बोला कि मेरे फेवर में ही तुम डिसीजन पास करोगे, और सपोज कीजिए सी ने ए के फेवर में डिसीजन पास कर दिया और बी को इस एलिमेंट का पता लग गया कि करप्शन हुई है, उसने इसको पैसे दिए थे ए ने सी को कि वो उसके फेवर में आंसर दे, तो यहां पर बी अप्लाई कर सकता है फॉर सेटिंग असाइड एन अवार्ड। वेरी इजी। देन एग्जाम्पल आपके लिए है, सपोज कीजिए कोई फैक्ट्स सप्रेस किए गए, किसी फैक्ट्स को बाहर नहीं निकाला गया, मिसलीडिंग और डिसीविंग द आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर को मिसलीड किया गया है, ब्राइबिंग द आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर को ब्राइब दी गई है, पैसा दिया गया है, देन रिश्वत जिसको आप बोलते हो, बाय एग्जर्टिंग द प्रेशर ऑन द आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर के ऊपर इतना प्रेशर दे दिया गया है कि उसको फैसला उन्हीं के हक में सुनाना है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बेस पर आप एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन अवार्ड डाल सकते हो इफ द प्रिंसिपल आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। राइट स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज योर सेक्शन 34 क्लोज 3। अभी हमने दो क्लोज करे, दैट आर वर द ग्राउंड्स ऑफ सेटिंग असाइड। नाउ वी विल सी लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन अवार्ड। अगर आपको एक अवार्ड सेट असाइड करना है तो उसकी एप्लीकेशन फाइल करने का क्या लिमिटेशन पीरियड रहता है, दैट यू विल नो अंडर दिस। सो इट सेज दिस एक्ट प्रिस्क्राइब्स द लिमिटेशन ऑफ 3 months। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एमसीक्यू में आने के चांसेस बहुत है। आर्बिट्रेशन के अंडर क्या है, 3 months का टाइम पीरियड होता है फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन अवार्ड। अगर आपको कोई अवार्ड सेट असाइड करना है तो उसके लिए जो आप एप्लीकेशन फाइल करोगे उसको विद इन 3 months ही फाइल करना है, 3 months के अंदर अंदर। जैसे सपोज कीजिए आज आर्बिट्रेशन एक्ट के द्वारा जो अवार्ड पास किया गया है वो पास हुआ है 30 जून को, तो आपको अब वो 3 months क्या होंगे, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 30 सितंबर तक आपको एप्लीकेशन फॉर दिस सेटिंग असाइड एन अवार्ड को डालना पड़ेगा। अब इसमें वन मोर थिंग है, दैट इज इसका प्रोविजो क्या कहता है, प्रोविजो एम्पावर्स द कोर्ट टू एक्सटेंड द टाइम फॉर फर्दर मैक्सिमम पीरियड ऑफ, मीन्स अगर आप कोर्ट में वैलिड रीजन देते हो और अगर कोर्ट को ये रीजनेबल लगता है, इफ इट इज सेटिस्फाइड विद रीजन, तो वो फर्दर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 days और ग्रांट कर सकते हैं, मीन्स 1 month मोर। अदरवाइज इससे ज्यादा टाइम पीरियड नहीं, मैक्सिमम मतलब आपका 4 महीने, 3 months तो हमारा एक्ट कहता ही है, एंड कोर्ट ऑन स्पेशल सर्कमस्टांसेस 30 days और ग्रांट कर देती है आपको। लिमिटेशन एक्ट के लिमिटेशन ऑफ दिस पीरियड इज एक्सटेंडेड फॉर 30 days फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड। So these are the grounds and the limitation period. I hope you understood it well, bache. This is the very important session that is going on, and students, I hope your preparations are also going well. Make your studies continue, study the best thing and keep your spirits high. Thank you.